नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 अगस्त 2022। आज हम देखेंगे कि द हिंदू के विश्लेषण में कौन कौन सी घटनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। सत्र को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आज यानी कि 26 अगस्त को रात्रि 8 बजे आपके लिए साप्ताहिक समसामयिकी में फ्रीबीज बनाम वेलफेयर डिबेट इस टॉपिक पर लाइव क्लास आयोजित करी जाएगी। यह टॉपिक आपकी प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आज का हमारा जो पहला टॉपिक आएगा वो प्रश्न संख्या 8 से आएगा, जिसका संबंध सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जहां हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यहां पर देखिए, आर्टिकल निकला है रेनबो ऑफ होप। यहां पर आशा की किरण जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है LGBTQIA+ समूह के लिए। ठीक है, पहले बताता हूं आपको कि ये संदर्भ ये क्यों आया है। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के कहने पर जो भी ये LGBT समूह के लोग होते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, तो इस समुदाय के लोगों के लिए एक शब्दावली का प्रयोग करा है। यहां पर जैसे कि आपको लिखा है, अब ये शब्दावली हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये जान लीजिए कि पहला तमिलनाडु ऐसा स्टेट बना है कि वहां पर जैसे क्वीर की बात होगी तो उनके लिए पाल पुधुम अय्यार, ट्रांसजेंडर के लिए उन्होंने नाम रखा है मरुविया पालिनम। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी का यूज LGBT समूह के लिए किया गया है। अब इस आर्टिकल में हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा आर्टिकल हमारे मुख्य उत्तर परीक्षा में या हमारे निबंध लेखन में, यहां तक कि हमारे इंटरव्यू में भी हमारी जो मानसिक सोच है उसको डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगा। देखिए, इस आर्टिकल में राइटर ये कह रहे हैं कि हालांकि तमिलनाडु सरकार ने जो ये काम करा है ये बहुत अच्छा काम है, सराहनीय काम है, परंतु केवल नाम बदल देने से किसी समुदाय का क्या समाज के प्रति, समाज जो उनके बारे में सोचता है, क्या समाज की सोच को आप चेंज कर पाएंगे? तो यहां पर समाज की सोच को राइटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि भाई आप पहले ये सोचिए कि जैसे सती प्रथा थी, तो सती प्रथा के लिए आपने अंग्रेजों ने कानून बनाए, बाल विवाह के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाए, परंतु उनके दौरान भी वो सब चीजें समाज में देखी जाती थी। क्यों? क्योंकि समाज उनको ठीक मानता था। हमने भले ही LGBT समुदाय के लिए तमिलनाडु सरकार ने ये नाम घोषित करे हैं, परंतु यहां पर क्या है कि समाज जब तक उनको समानता की नजरों से नहीं देखेगा, समाज जब तक उनको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि जो LGBT समुदाय के लोग हैं वो आर्टिकल 21 की बात कर लें या 19 की बात कर लें तो इनका भरपूर उपयोग कर पाएंगे, वो समाज में एक ऐसा दर्जा पा पाएंगे जो एक आम इंसान को मिलता है। तो यहां पर समाज को अपनी सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जैसे जो नाम बदलने का कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए जो विकलांग व्यक्ति होते थे तो पहले इनको विकलांग बोला जाता था, बाद में इनका नाम क्या पड़ गया, इनको एक अच्छा नाम दिया गया दिव्यांग के नाम से। ऐसे ही आप महात्मा गांधी का यहां पर उदाहरण ले सकते हैं कि जिस तरीके से महात्मा गांधी जो उस टाइम पे वंचित वर्ग हुआ करते थे, तो वंचित वर्गों के लिए जो अस्पृश्यता एक बीमारी हमारे समाज में फैली हुई थी, तो इस वजह से उन वंचित वर्गों का नाम महात्मा गांधी ने किस नाम से बुलाया? हरिजन के नाम से। तो यहां पर यह प्रथा जो थी, ये इसके दो उदाहरण हमको अपने इतिहास में भी देखने को मिल जाते हैं। तो नाम बदला है, अच्छी पहल है ये तमिलनाडु सरकार की, परंतु इसके साथ ही साथ समाज जो है उसको भी अपनी सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको भी अन्य व्यक्तियों की तरह ही जो LGBT समुदाय है उनको उसको ट्रीट करना चाहिए। अब अगर भारत की बात करें तो LGBT समुदाय के रिस्पेक्ट में भारत के अंदर कौन कौन से एक कानूनी लड़ाई जो लड़ी गई है इस समुदाय के द्वारा, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अब ये हमारी प्री और मेंस दोनों ही परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर यहां पर बात करते हैं शुरुआत कहां से हो रही है, तो नाज फाउंडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है LGBT समुदाय को लेके वर्सेस जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। 2009 में ये केस हुआ था। नाज फाउंडेशन में ये दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो IPC का सेक्शन 377 है, ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या है? असंवैधानिक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 14, 15, 21, इन सब का क्या करता है? वॉयलेशन करता है, इन सब का खंडन करता है। नाउज फाउंडेशन जो है ये HIV एड्स से डील करने वाली संस्था है, तो इन्होंने पहली बार इस बात को उठाया कि जो IPC की धारा 377 है गैर संवैधानिक घोषित करा जाए, और यही दिल्ली हाईकोर्ट ने करा। इसके बाद एक केस आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सुरेश कुमार कौशल केस 2013 में। इस केस में क्या हुआ, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को जस्ट उलट दिया। यानी कि अब इन्होंने ये कहा, अब सोचिए यहां पर एक यहां पर कहानी देखिए कि 2009 में जो भी LGBT समुदाय के लोग थे तो उनके बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब उनको पहले तो ये क्रिमिनलाइज था
है ना। इस ये अपराध कहा जाता था, परंतु अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, तो इनको अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये खुलेआम बता सकते थे कि कोई लेस्बियन है, गे है, समलैंगिक है। तो बट इसके बाद क्या हुआ, 2013 के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया, तो यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी इस समुदाय को। अब इस समुदाय ने चूंकि अपनी पहचान पहले ही उजागर कर दी थी, तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। अब यहां पर इनके खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियां भी देखी गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो केस है वो यहां पे बना। यहां पर इनको अपनी पहचान छुपाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ गई। इसके बाद केस आता है जिसको बोलते हैं नालसा केस। ठीक है, नालसा बहुत फेमस केस है 2014 में। इस केस में इसके पहले ही जो हमारे भारत सरकार थी उसने एक समिति बना दी थी कि जो समिति क्या करेगी, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करेगी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बट 2014 में ये जो नालसा का केस आया बनाम भारत संघ, इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको किसका दर्जा दे दिया गया, थर्ड जेंडर का। इनको थर्ड जेंडर का दर्जा औपचारिक रूप से यहां पर मिल गया, जो कि बड़ा माइलस्टोन केस कहा जाता है एलजीबीटी समुदाय के लिए। अब यहां पर इन समुदाय के लोग अपने आप को खुद से बता सकते थे कि वो किस समूह से बिलोंग करते हैं। इनको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला कि इनको आरक्षण भी दिया जाए। दूसरा, इनके साथ जो भेदभाव होता है उसके विरुद्ध भी कानून बनाया जाए। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट निर्णय था जो एलजीबीटी समुदाय के पक्ष में लिया गया था। अब देखिए 2017 में जो केएस पुट्टास्वामी का जो निर्णय आया, इस निर्णय को तो हम लोग कई बार कई जगह अलग अलग आयामों से यूज कर सकते हैं। यहां पर यह निर्णय इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि गोपनीयता का जो अधिकार था उसको एक फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार मान लिया गया। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अब सोचिए अनुच्छेद 21 में साफ साफ लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, यानी कि गोपनीयता का अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़े अधिकार से संबंधित है। तो इस वजह से यहां पर 2017 में जब इतना इंपॉर्टेंट निर्णय आ गया, अब इसी निर्णय की हेल्प ले ली गई नवतेज सिंह जौहर के केस में। नवतेज सिंह जौहर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो धारा 377 है इसके उन सारे प्रावधानों को हटा दिया जाए जो असंवैधानिक हैं, जो समलैंगिकता को अपराध मानते हैं। इस वजह से ये वाला केस सबसे ज्यादा माइलस्टोन निर्णय कहा जाता है। अब देखिए सुरेश कुमार कौशल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के केस को, इसके निर्णय को पलट दिया था। नवतेज सिंह जौहर के केस में साफ साफ पूरी तरीके से देखा जाए तो सुरेश कुमार कौशल के केस के निर्णय को पलट दिया गया। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो समलैंगिकता है वो बिल्कुल भी अपराध नहीं है। जहां पर होता था कि ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का या आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करता है, यहां पर कोई व्यक्ति अगर एलजीबीटी समुदाय का है भी तो उसे अपनी गोपनीयता रखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो उसका एक मौलिक अधिकार हो जाता है। तो ये न्यायपालिका की एक जर्नी रही है एलजीबीटी समुदाय को उनकी पहचान दिलाने में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला आर्टिकल प्रश्न संख्या 14 पे आपको मिलेगा, जहां पर सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा हो रही है और यहां पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करी जाएगी। देखिए इस आर्टिकल में क्या निकला हुआ है, संदर्भ क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ नदियों को लेकर बैठक हुई है। जैसे कि बात करी जा रही है यहां पे गंगा की, तीस्ता की, और भी कई सारी छोटी नदियां हैं, उनको लेके दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो चर्चा हो रही थी ये 38वीं जेआरसी की बैठक थी। इसको बोलते हैं ज्वाइंट रिवर कमीशन। और ये कौन से नंबर की बैठक हो रही थी, 38वें नंबर की। तो संयुक्त नदी आयोग एक बना है दोनों देशों के बीच में। ये कब बना है, 1972 में ये बनाया गया था। ठीक है, अब ये क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत और बांग्लादेश की अगर बात करेंगे, इनके बीच में ऐसा कहा जाता है कि 54 नदियां ऐसी हैं जो दोनों ही में अपना जो वाटर है वो शेयर करती हैं। तो जब इतना इंपॉर्टेंट नंबर यहां पर देखने को मिल रहा है, इसी वजह से यह आयोग बनाया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री करते हैं। इसी वजह से इस मीटिंग को इंडिया की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया था। तो ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब देखिए यहां पर यह चीज याद रखिएगा, यह चीज प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जा सकती है कि संयुक्त नदी आयोग जो है वो क्या है। ठीक है, तो यह चीज याद रखिएगा। अगर यहां पर जो तीस्ता डील है इसके बारे में आप देख रहे हो, तीस्ता नदी की बात करें, आपको पता होना चाहिए तीस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच में चौथी सबसे लंबी नदी है। पहली की बात करें तो सबसे लंबी नदी गंगा है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का नंबर आता है, फिर मेघना है और लास्ट में तीस्ता, यानी कि चौथे नंबर पे तीस्ता नदी आती है। हमारा और बांग्लादेश के बीच में 1983 की अगर बात करें तो वहां से चला आ रहा है। ठीक है, अब ये हुआ क्या था, इसका थोड़ा परिचय दे देता हूं आपको। इसमें क्या हुआ था, 1983 में भारत, अब तीस्ता क्या है आपको पता होना चाहिए, सिक्किम से निकलेगी, यानी कि हिमालय के सिक्किम से निकली, सिक्किम से निकलते हुए पश्चिम बंगाल आती है और उसके बाद बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, तो अब चूंकि ये हमारे दो राज्यों में और प्लस एक बांग्लादेश में, बांग्लादेश से होकर गुजर रही है, तो दोनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ विवाद होगा पानी को लेके। तो यहां पर 1983 में एक
समझौता करा गया था, एक समझौता, एक एग्रीमेंट ये कह लीजिए, ये बनाया गया था, करा तो नहीं गया। तो उसमें ये एग्रीमेंट में था कि भारत जो है वो 39% जल का उपयोग करेगा, वहीं बांग्लादेश जो है वो इसके 36% जल का उपयोग करेगा। अब जो बचा हुआ 25% जल है, इसको डिसाइड नहीं करा गया था, इसको ये रख कह के छोड़ दिया गया कि आगे इसको डिसाइड करा जाएगा, परंतु किसी ने भी इस समझौते को माना नहीं, तो ये समझौता यहां पर फेल हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि 2011 में जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उस टाइम पे फिर से भारत और बांग्लादेश में तीस्ता विवाद को सुलझाने के लिए एक बैठक होनी थी, परंतु वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसमें आपत्ति जताई, तो इस वजह से वो मीटिंग तब नहीं हो पाई। अब 2015 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी दोनों ढाका गए हुए थे, जहां पर ढाका की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात भी हुई थी। तो ये तब से चला आ रहा है ये विवाद, और अभी भी इसका कोई हल नहीं निकला है, परंतु यहां पर इस मीटिंग में ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें इस चीज का सोल्यूशन निकले। इस वजह से ये आर्टिकल हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल देखिए, प्रश्न संख्या 9 पे आपको मिलेगा, इसका संबंध सेकंड पेपर से है, इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर राइटर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो भारत है उसको रोहिंग्या को लेके अपनी पॉलिसी में क्या कुछ परिवर्तन करना चाहिए। जैसा कि भारत के ऊपर ये दोषारोपण करा जाता है कि भाई रोहिंग्या शरणार्थी जो भारत में आते हैं तो भारत उनके साथ गलत व्यवहार करता है, तो इस पे भी यहाँ पर राइटर ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। मैं आपको इसका पूरा एक समरी बता देता हूं कि इस आर्टिकल में क्या निकला है, ठीक है। अब देखिए ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हमारे एक मंत्री ने ये ट्वीट करा था कि जो रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं उनको दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिया जाएगा। बाद में भारत सरकार ने इस चीज का खंडन कर दिया। अब यहां पर राइटर ये कहते हैं कि भारत को बोला जाता है कि भाई यहां पर जो शरणार्थी रोहिंग्या आए हैं इनके साथ ये थोड़ा सा भेदभाव करता है, परंतु यहां पर राइटर उसके पॉइंट बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अब देखिए भारत का अगर स्थान, अगर भारत का इतिहास उठा के आप देख लीजिए तो शरणार्थियों को लेके भारत ने हमेशा अनुकरणीय योगदान दिया है। अगर भारत की बात करें तो तिब्बतियन की बात कर लें, भूटानीज की बात कर लें, बांग्लादेश से जो आते हैं, अब तो म्यांमार से भी आए हैं, तो इन सारे देशों से जो शरणार्थी आते हैं वो भारत में आके बसते हैं। भारत में वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी जॉब, अपनी रोजगार, ये सारी चीजें यहां पर करते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि भारत जो है वो शरणार्थियों के साथ भेदभाव करता है। राइटर यहां पर यह भी बताते हैं कि जैसे जब रोहिंग्या की बात कर रहे हैं तो एक इस्लामिक शरणार्थियों की बात कर रहे हैं, तो जो इस्लामिक देश हैं, जैसे कि यहां पर बात करी जाती है सऊदी की, पाकिस्तान की, मलेशिया की, तो इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस करे होते हैं इन शरणार्थियों के साथ, परंतु आज तक इन देशों ने ये सारे प्रॉमिस जो इनके साथ वादे करे थे वो आज तक पूरे नहीं करे। तो इस वजह से भारत को ब्लेम करना सही नहीं है। दूसरा, यहां पर देखिए क्या है, जिस तरीके से बाकी कंट्रीज हैं तो उनको भी एक आतंकवाद का जो सबसे बड़ा खतरा रहता है, तो ये खतरा तो भारत के साथ भी है। अगर आप उत्तरी सीमा की बात करोगे तो यहां पर पाकिस्तान की बात कर लें, तो जिस तरीके का यहां पर इंसर्जेंसी होती है, घुसपैठ लगातार बनी रहती है। आप कितने हमले, उदाहरण आपको खुद पता है, पुलवामा की बात कर लें, पठानकोट की बात कर लें, तो उस आतंकवाद का खतरा भारत के ऊपर भी है। तो अगर शरणार्थियों के आने से भारत कुछ नियम कानून बनाता भी है तो इसका पीछे केवल एक रीजन रहता है, वो है भारत की आंतरिक सुरक्षा। क्योंकि हर देश को अपनी संप्रभुता, अपनी आंतरिक सुरक्षा, अपनी स्वतंत्रता, अपने लोकतंत्र की रक्षा करनी होती है। तो अगर भारत इसके लिए कोई कदम उठाता है तो उसमें भारत गलत नहीं होता, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज जानने वाली आपको होगी कि यहां पर शरणार्थी जो है, ये शरणार्थी जो वर्ड है ये क्या है, क्या शरणार्थी कहते किसको हैं। तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने एक डेफिनेशन दी थी, वो मैं आपको बताता हूं, ये आपके मुख्य परीक्षा में काम आएगी। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके साथ उत्पीड़न होता है, या मान लीजिए उस देश में युद्ध होता है, या कोई हिंसा होती है, उसको अपना जो धर्म है वो फॉलो नहीं करने दिया जाता, उसके साथ धार्मिक शोषण होता है, उसकी जाति के साथ कोई शोषण होता है, तो ऐसे लोगों के साथ यदि किसी एक्स देश में शोषण होता है और ये अपने देश को छोड़ के किसी वाई देश में जाते हैं और वाई देश में रहते हैं, तो ऐसे लोगों को शरणार्थी बोला जाता है, ठीक है। इतनी चीज समझिए आप। अब देखिए यहां पर यूनाइटेड नेशंस ये कहते हैं, जो इनका रिफ्यूजी, एक यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है, रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, ठीक है। 1951 में यह कहा गया है कि जो लोग भी ऐसे देश से सुरक्षित देश में शरण लेते हैं, तो ये जो सुरक्षित देश है ये कभी इनको बाध्य नहीं करेगा कि आप अपने देश में वापस जाइए, और तब तक बाध्य नहीं करेगा जब तक इनकी जान को इस देश में खतरा होगा। तो ये तो हो गई शरणार्थी की बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोहिंग्या की। जब भी रोहिंग्या की बात करेंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूं ये रोहिंग्या कौन थे और इनको म्यांमार से क्यों निकाला जा रहा है। आपको पता होना चाहिए जो म्यांमार देश है, तो वहां पर अगर माइनॉरिटी की बात करेंगे तो माइनॉरिटी में आते हैं रोहिंग्या
जो मुसलमान हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी में आते हैं बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले, जिनको बुद्धिस्ट बोल देते हैं। तो ये कोई लड़ाई 5-10 सालों की नहीं है, ये बहुत समय पहले से ये चीज चली आ रही है कि वहां पर जो मेजॉरिटी में बुद्धिस्ट हैं, इनके जो पुराने जमाने में शासक रहे हैं, जो राजा रहे हैं, वो हमेशा से उनका ये मानना था कि जो रोहिंग्या हैं ये म्यांमार के नागरिक कभी थे ही नहीं, ये दूसरे देशों से आके यहाँ पे बस गए थे। तो जो म्यांमार के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो जो मेजॉरिटी में है बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं, वो हमेशा से रोहिंग्या को उन्होंने कभी अपना नागरिक समझा ही नहीं, हमेशा इनके प्रति भेदभाव की नीति रखी। अब ये चीज हिंसात्मक रूप से आ जाती है 2012 के बाद से। 2012 में देखा गया यहां पर बहुत भयावह दंगे भड़के, बुद्धिस्ट के बीच में लड़ाइयां हुई और ये रोहिंग्यास के बीच में। ये स्टोरी 2017 में और ज्यादा भयानक हो जाती है, जब म्यांमार की मिलिट्री, यानी कि अब म्यांमार राज्य खुद सामने आ जाता है और इन रोहिंग्या को यहाँ पे किलिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है, मास किलिंग, वृहद स्तर पे इनको मारा जाता है, इनके घर जला दिए जाते हैं, और जिसको बोलते हैं कि जिनोसाइड। तो बहुत बड़ा जिनोसाइड म्यांमार में देखने को मिलता है। अब इनके पास विकल्प क्या है? इनके पास सबसे आसान विकल्प था बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश में चले जाना और वहां पे जाके शरण लेना। दूसरा विकल्प था भारत, थाईलैंड, ये सारे विकल्प थे। तो जिसको जहां जगह मिली, अपना घर संपत्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के ये लोग बांग्लादेश में निकल आए। अब बांग्लादेश में जब इन्होंने शरण ली ना, तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ये एक आप लोकेशन देख रहे हो जिसको कॉक्स बाजार कहते हैं। तो बांग्लादेश में जो कॉक्स बाजार है, इस शहर को ऐसा बोला गया कि इसमें ये केवल शरणार्थी ही यहां रहते हैं। अगर यहां की पॉपुलेशन 10 लाख है, तो 10 लाख में से 7 से 8 लाख केवल रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, जो म्यांमार से पलायित होकर यहां पर आए थे। अब चूंकि यहां की जो जनसंख्या घनत्व है वो लगातार बढ़ती जा रही थी, तो यहां की सरकार ने क्या किया, अब उस आपको पता है कोविड-19 भी आ गया। तो कोविड-19 के आने से यहां पे बोला ही जा रहा है कि भाई ये तो फैल रहा है मानव से मानव में। तो एक तो कोविड-19 का खतरा, दूसरा जनसंख्या घनत्व का खतरा। तो यहां की सरकार ने कदम उठाया। इन्होंने क्या करा, एक यहां पर आइलैंड आप देख रहे हो, इस आइलैंड को बोलते हैं भसन चार आइलैंड। भसन चार आइलैंड जो था, ये हमेशा से यहां पे नहीं था। ऐसा बताया गया कि यहां पर थोड़ा सा जब सी लेवल डाउन हुआ, या यहां पर जो मृदा थी वो इकट्ठा होती गई, तो ये सबमर्ज, मतलब ऊपर उठ गया, समुद्र के लेवल से ऊपर उठ गया है। तो यहां पर इन रोहिंग्या मुसलमानों को कॉक्स बाजार से लेकर यहां पर पूरी तरीके से प्रतिस्थापित करा गया कि आप लोग अब यहां पे रहेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि भसन चार आइलैंड के बारे में भी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहां पर भी एक खतरा है कि जब भी यहां पर अगर रेनफॉल ज्यादा हुआ, चक्रवात का खतरा, दूसरा समुद्र के स्तर ऊपर उठने का खतरा, तो यहां पर भी जो लैंड है वो सबमर्ज हो सकता है वापस से समुद्र के अंदर। ये तो बेसिक हो गया। यहां पर राइटर बताने की कोशिश करते हैं कि इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है, इसको इंडिया ने अभी अनुसमर्थन नहीं दिया है, परंतु उसके बाद भी इंडिया में जो रिफ्यूजी हैं उनको इंडिया एक्सेप्ट करता है। बट ये अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जब इंडिया में जिसकी सरकार होती है, ये उसकी विचारधारा पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। मान लीजिए अभी एक्स पार्टी है तो उसकी अपनी एक विचारधारा है, कल को वाई पार्टी आएगी तो उसकी अपनी एक विचारधारा आ जाएगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है जिसकी सरकार होती है। इन सबसे ऊपर उठ के इंडिया को अब इन सब संधियों पे सिग्नेचर करना चाहिए और अपने देश में शरणार्थियों के लिए एक विधिवत नीति को बनाना चाहिए। यहां पर राइटर ये कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब कुछ विविध न्यूज पे नजर डालते हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा, इवन मुख्य परीक्षा में भी आप इनको यूज कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि द हिंदू का पूरा न्यूज़पेपर जो हमारे यूपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसका एक निचोड़ आपको दे दूं। यहां पर देखिए, सबसे पहला, अब युद्ध अभ्यास। ये जो न्यूज आई है इसमें चाइना ने ऑब्जेक्शन किया है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड के पास आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इससे 100 किलोमीटर अंदर की तरफ भारत और अमेरिका के बीच में जो सबसे फेमस एक्सरसाइज है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, इस पूरी एक्सरसाइज का नाम है, ये कंडक्ट होने वाली है जल्द ही। तो यहां पर चाइना ने क्या करा है, ऑब्जेक्शन किया है कि आप एलएसी के पास ये आप मत करिए। चाइना ये भूल गया कि 2020 में ठीक चाइना ने भी इसी एलएसी के पास अपनी एक मिलिट्री ड्रिल करी थी, परंतु ये दूसरे को तुरंत जताने लग जाते हैं कि आप कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस वजह से अब हमारे लिए ये संदर्भ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु ये याद रखिएगा युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच और जो एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार, मालाबार और रेड फ्लैग, हमारी प्रारंभिक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा आर्टिकल देखिए विक्रांत के संदर्भ में निकला है, पहले इसको अगस्त में ही
कमीशन करा जाना था, परंतु कुछ कारणों की वजह से डिले हो गया। अब 2 सितंबर डेट आई है जब आईएनएस विक्रांत जो है वो कमीशन हो जाएगा इंडियन नेवी में। ये हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है कि जहां पर एयरक्राफ्ट जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो सब यहां पर रखे जाते हैं और इनको एक जगह से लेकर दूसरी जगह ये आराम से जा सकता है। इसकी उपस्थिति ही किसी देश की नेवी की जो ताकत है उसको दर्शा देती है। डिफेंस की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए आईएनएस विक्रांत के बारे में। अब यहां पर इसकी कैपेसिटी के बारे में बोला जाता है कि 30 विमान यहां पर रखे जा सकते हैं, जिसमें से मिग 29 और कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स भी यहां पर होंगे। एमएच जो हेलीकॉप्टर है ये भी इसमें रखा जाएगा। यहां पर मैंने कोशिश करी एक प्रश्न बनाने की। आज का आपका प्रश्न ये रहेगा, आपको पता है कि कोविड-19 के टाइम पे इंडियन नेवी के 2 मिशन थे। पहला मिशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इन दोनों मिशंस में क्या क्या चीजें करी गई थी, दोनों में बेसिक अंतर क्या था। अगला आर्टिकल देखिए, यहां पर यह निकला हुआ है कि आपको पता है जनवरी में जब हमारे प्रधानमंत्री पंजाब की यात्रा पर गए थे तो वहां पर थोड़ा सा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया था। इस सिक्योरिटी ब्रीच को सुप्रीम कोर्ट ने इसका पूरा ब्यौरा जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी, हम आप नाम याद रखिएगा, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। ये भी उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रही हैं। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का निर्णय आ गया है और उस कमेटी ने निर्णय यह दिया है कि फिरोजपुर के जो एसएसपी हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी थी इसमें, तो उनको ब्लेम करा गया है। अब ये कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है जिसको बोलते हैं ब्लू बुक। यहां पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एनवी रमन्ना है, इन्होंने बोला है जो भी ट्रेनिंग पुलिस पर्सनल को अब दी जाएगी वो इस ब्लू बुक के अकॉर्डिंग दी जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में जो ब्लू बुक चर्चा में आई थी उसका संबंध किससे है। तो यहां पर ब्लू बुक और येलो बुक 2 बुक्स होती हैं, मैंने दोनों यहां पर मेंशन कर दी हैं। ये आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इनकी सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइन दी जाती है ना, गाइडलाइन का मतलब है सिक्योरिटी में जो भी एसपीजी रहती है वो कैसे अपना काम करेगी, कैसे इनका रूट डिसाइड होगा, उनकी सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें करनी है, वो सब इस बुक के अंदर दिया होता है। इसी प्रकार ये 3 जो पद हैं इनकी सिक्योरिटी ब्लू बुक में दी होती है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री होते हैं, अन्य सांसद होते हैं, उनके बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में जो नियमावली है वो येलो बुक में दी होती है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला आर्टिकल देखिए, पेगासस से संबंधित है। पेगासस आपको पता है, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाई थी जिसने इसके ऊपर चर्चा करी। यहां पर जो न्यायमूर्ति रविंद्रन समिति है, इसको याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं कि पेगासस जो मालवेयर था उसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो वो रविंद्रन कमेटी थी। इन्होंने अपना एक निर्णय दिया है। इनकी जो रिपोर्ट थी वो गई सुप्रीम कोर्ट के पास। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जो व्यक्तियों ने ब्लेम करा था कि उनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी बातें जो है वो सुनी जा रही थी, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है कि हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला कि उनके फोन में पेगासस सॉफ्टवेयर जो था वो इंस्टॉल था या फिर उसके थ्रू यहां पर कुछ करा गया। अब आपको पता होना चाहिए पेगासस जो है वो इजराइल की कंपनी एनएसओ के द्वारा बनाया गया था। इजराइल की कंपनी जो एनएसओ है, इसने पहले ही ये क्लेम करा था कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो किसी निजी प्राइवेट लोगों को ये नहीं देते हैं, ये हमेशा दूसरे देशों की जो सरकारें होती हैं उनको ये दिया जाता है, और ये काफी महंगा एक सॉफ्टवेयर था। अब ये एक स्पाई सॉफ्टवेयर है, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। जिसको जैसे बोलते हैं ना मालवेयर, तो मालवेयर का मतलब होता है अपने आप में जैसे जो वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन होते हैं, तो इनका पूरा संकलन बिना व्यक्ति को पता लगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेना, यह काम था पेगासस का। चलिए अब मुख्य अभ्यास परीक्षा प्रश्न पर नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में चल रहे रोहिंग्या संकट के मद्देनजर भारत के लिए एक आधिकारिक शरणार्थी नीति की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करनी है। दूसरा, एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रसार में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच करें। दोनों ही प्रश्न बहुत सरल मैंने आपसे पूछे हैं, इनको लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।